भूमि विकास बैंकों के संगठन के संबंध में हम चर्चा करेंगे। यह बैंक 4 प्रकार के होते हैं: निजी अथवा पूंजीवादी, सहकारी, अर्ध सहकारी तथा सरकारी। पूंजीवादी बैंक ये केवल लाभ की दृष्टि से ही चलाए जाते हैं। इनमें ऋणियों के मतों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे बैंकों का ऋण प्रायः नागरिक संपत्ति के धरोहर पर दिए जाते हैं। सहकारी भूमि विकास बैंक ऋण लेने वाले के लाभ के लिए निर्मित किए जाते हैं और सरकार प्रायः इनके नियमन के लिए कानून बनाती है। जर्मनी का तथा डेनमार्क, नॉर्वे तथा स्वीडन में अनेक भूमि विकास बैंक सहकारी सिद्धांत पर निर्मित किए गए हैं। कुछ देशों में भूमि विकास बैंक पूर्णतः राज्य की पूंजी द्वारा निर्मित किए गए हैं तथा इनका प्रबंध भी सरकार के द्वारा ही होता है। कनाडा, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार के भूमि विकास बैंकों के उदाहरण उपलब्ध हैं। एकल एवं संघीय भूमि विकास बैंक क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त संगठन की दृष्टि से विभिन्न देशों में 2 प्रकार के भूमि विकास बैंक मिलते हैं। प्रथम संघीय बैंक है, जिनका तात्पर्य यह है कि केंद्रीय संस्था द्वारा ऋण पत्र आदि भेजकर धनराशि एकत्रित की जाती है और ऋणों का वितरण तथा वसूली प्राथमिक भूमि विकास बैंक ही प्राप्त करता है। यह ऋण राशि, अवधि, धरोहर आदि सभी बातों की जांच करता है और अपनी सिफारिश संबंधी सहित सभी पत्रादि केंद्रीय संस्था को भेज देता है। केंद्रीय संस्थाएं इनके आवेदन पर विचार करके ऋण स्वीकृत करती है। वास्तव में ऋण संबंधी पूरी कार्रवाई प्राथमिक बैंकों के द्वारा ही की जाती है। संघीय पद्धति अधिकतर जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क तथा भारत में प्रचलित है। एकल पद्धति समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत भूमि विकास बैंक एक संस्था होती है और प्रार्थना पत्र प्राप्त करने, ऋण देने आदि से लेकर अंतिम वसूली तक सभी कार्यों का दायित्व इस संस्था का ही होता है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा कनाडा में भूमि विकास बैंक इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भूमि विकास बैंकों की व्यवस्था कैसे होती है। भारत में सभी राज्यों में एक केंद्रीय भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है और सभी महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में एक प्राथमिक भूमि विकास बैंक निर्मित किए गए हैं। केंद्रीय बैंक की पूंजी किसानों के द्वारा खरीदी गई है। प्राथमिक बैंकों में भी अंश पूंजी केवल गांव की जनता ही खरीदती है। भूमि विकास बैंकों के साधन: ऋण देने के लिए राज्य सरकार के गारंटी प्राप्त ऋण पत्र बेचकर रकम उपलब्ध की जाती है। यह ऋण पत्र केवल केंद्रीय भूमि विकास बैंक के द्वारा ही निर्गमित किए जाते हैं। ऋण केवल उन्हीं व्यक्ति को दिए जाते हैं जो प्राथमिक बैंकों के सदस्य होते हैं। ऋण के लिए प्रार्थना पत्र, इससे संबंधित धरोहर आदि के प्रमाण पत्र प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसकी पूरी जांच कर लेने के पश्चात ये बैंकें अपनी दस्तावेज, अपनी सिफारिश सहित केंद्रीय बैंक को भेज देते हैं। ऋण की राशि, अवधि तथा अन्य सभी शर्तें आदि के संबंध में अंतिम निर्णय केंद्रीय भूमि विकास बैंक के द्वारा लिया जाता है और इसकी सूचना प्राथमिक बैंकों को भेज दी जाती है कि आपका ऋण पूरी तरह से स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है, या उसमें कुछ शर्तें लगाकर ऋण स्वीकृत किए गए हैं। भूमि के मूल्य की आधी राशि प्रायः करके उधार दी जाती है। केंद्रीय भूमि विकास बैंक प्राथमिक बैंकों के 11% और प्राथमिक भूमि विकास बैंक के ऋणों में 13% ब्याज लेते हैं। 2% का अंतर प्राथमिक बैंकों की व्ययों की पूर्ति के लिए रखा जाना आवश्यक होता है। राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त हो जाने के कारण भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र व्यापारिक बैंकों तथा जनता को बेचना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये पर्याप्त साख का आधार लिए होते हैं। व्यापारिक बैंकों को भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में विनियोजन करने के 2 लाभ होते हैं। एक तो उन्हें अच्छी दर का ब्याज मिल जाता है और दूसरा, वे इन ऋण पत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण भी प्राप्त कर ले सकते हैं। भारतीय भूमि विकास बैंक प्रायः 7 से 20 वर्षों के लिए ऋण देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भूमि विकास बैंकों की प्रगति क्या हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि विकास बैंकों ने पर्याप्त प्रगति की, फिर भी इन बैंकों की प्रगति कुछ राज्यों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एवं गुजरात तक सीमित थी, क्योंकि इन राज्यों ने औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की। भूमि विकास बैंकों
दीर्घावधि निवेशन उपलब्धता बनाने के लिए 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या मार्च 2002 के अंत तक 786 थी, जबकि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण ग्राम विकास बैंकों की संख्या इस अवधि के अंतर्गत 20 थी। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंकों की समस्याओं की चर्चा करें तो इन बैंकों ने पर्याप्त प्रगति तो की, फिर भी दीर्घकालीन ऋणों के माध्यम से यह बैंक कृषकों की वित्तीय समस्याओं के समाधान में समुचित योगदान नहीं दे पाए, जिसके लिए यह निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। सबसे पहला है विकास ऋणों की समस्या। बकाया ऋणों की समस्या के फलस्वरूप बैंकों को अनेक वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो चुकी। इन बैंकों की उधार क्षमता सीमित हो गई, ये स्वयं विकासक्षम इकाइयां बनने में असफल हुए। प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव, चूंकि बैंकों में कंप्यूटरीकृत हो गया और कंप्यूटर का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं हो पाने के कारण प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव भी इनके गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन में बाधक बना रहा। ऋणों का बहुविध विकास नहीं हो पाया। ऋणी के विरुद्ध भूमि बंधक रखने की परंपरा के कारण इन बैंकों से भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों तथा सीमांत कृषकों को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत बड़ा गांव का तबका इनके ऋण से वंचित हो गया। गांव एवं कुटीर उद्योगों का बहुत बड़ा क्षेत्र जिन्हें वास्तव में धन की आवश्यकता थी, इन बैंकों की कार्यविधि के बाहर रहा। आज के लिए इतना काफी। हम अगली चर्चा में जानने का और प्रयास करेंगे कि सहकारी बैंकों के और भी विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं और बैंकें अपना किस तरह से कार्य करती है। धन्यवाद।